हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ एक बहुत अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है मोनोपोली शेयर्स। तो ये मोनोपोली शेयर्स होते क्या हैं? मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है? एकाधिकार, मतलब जिसका कोई कंपटीटर ना हो या कंपटीटर हो तो बहुत छोटा हो। तो मोनोपोली वाले जो शेयर होते हैं इनके में मतलब प्रॉफिट का ग्रोथ जो है, ये प्रॉफिट ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इनके पास अपने प्राइस को बढ़ाने की क्षमता होती है, क्योंकि इनका कोई कंपटीटर नहीं होता। तो कोई अगर ये अपना प्राइस बढ़ाते हैं तो उसको अपोज करने वाली कोई कंपनी नहीं होती है। जैसे कम आजकल जैसे एयरटेल और जियो में कंपटीशन है, या इसी टाइप की और बहुत सी कंपनियां हैं। जैसे बैंक बहुत ढेर सारे हैं, तो एक दूसरे से एक दूसरे वाले बैंक में कंपटीशन है। बट कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका कोई कंपटीटर या तो है ही नहीं, अगर है तो बहुत छोटा कंपटीटर है। तो इस टाइप के शेयर्स को क्या बोलते हैं? मोनोपोली शेयर्स। तो देखते हैं मोनोपोली शेयर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर जैसे भी हमने आपसे डिस्कस किया कि मोनोपोली शेयर्स, तो मोनोपोली शेयर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? एकाधिकार। मतलब मोनोपोली का मीनिंग होता है एकाधिकार। तो जिस शेयर्स का मतलब एकाधिकार हो, मतलब जिसका कंपटीटर कोई ना हो, इसीलिए यहाँ हमने लिखा हुआ है नो कंपटीटर्स। मतलब इस कंपनी का या तो कंपटीटर होता ही नहीं है, या तो कंपटीटर होता है तो मतलब बहुत छोटा कंपटीटर होता है। जैसे मोनोपोली, उसी शेयर को बोलते हैं मोनोपोली शेयर जिसका मार्केट में 75% से ज़्यादा मार्केट कैपिटल, मतलब मार्केट शेयर हो 75% से ज़्यादा। मतलब कोई भी फील्ड या सेक्टर है, जैसे मान लीजिए कोई फील्ड हो गया पेंट, तो पेंट में 70% से ज़्यादा जिसका मार्केट कैपिटल हो, तो उसको हम किस में रखेंगे? मोनोपोली शेयर्स में। तो आगे देखते हैं मोनोपोली शेयर्स में क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बेनिफिट ऑफ मोनोपोली शेयर्स। तो देखते हैं इसके मोनोपोली शेयर के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्योंकि बेनिफिट अगर किसी भी कंपनी का होगा तभी आपके शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बेनिफिट देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है लो कंपटीशन। मतलब उस सेक्टर में जब कोई कंपनी ही नहीं है, अगर है तो बहुत छोटी है, तो इसलिए कंपटीशन उसका ना के बराबर होता है। अभी हम लोग इसका जब एग्जांपल देखेंगे मोनोपोली शेयर्स के, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड पे हमने लिखा हुआ है स्टेबल प्रॉफिट मार्जिन। मतलब जब कोई कंपटीटर नहीं होगा तो उसका प्रॉफिट होना निश्चित है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी सेक्टर में कोई कंपनी काम कर रही है तो उसको प्रोडक्ट लेना है तो उसी से लेना पड़ेगा, क्योंकि उस सेक्टर में कोई और कंपनी है ही नहीं, अगर है भी तो बहुत छोटी है। तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन उसका बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर देखिए पावर टू पावर टू कंट्रोल प्राइस। इसमें जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ये जो है ये गवर्नमेंट रेलवे की साइट है, और जितने भी रेलवे के टिकट वगैरह बुक होते हैं सब इसी वेबसाइट से होते हैं। और कोई वेबसाइट नहीं है जो जिसको रेलवे ने अथॉरिटी दे रखा हो टिकट बुकिंग का। जो और भी कुछ वेबसाइटें हैं जो टिकट बुक करती हैं, मेन इसी के प्लेटफार्म पे मतलब जाके वो टिकट बुक करती हैं। जैसे मान लीजिए आप पेटीएम से कर रहे हैं या किसी और अदर साइट से कर रहे हैं, तो आपको जाना इसी के थ्रू है। ऐसा नहीं डायरेक्ट पेटीएम बुक कर लेगी, जाना कहाँ से है? आईआरसीटीसी की ही वेबसाइट से वो रीडायरेक्ट करके ले जाते हैं। तो यहाँ पर आईआरसीटीसी, अब इसने क्या किया हुआ है, कैंसिलेशन का चार्ज 65 रुपीज अगर आपका वेटिंग में हो तो है। ऐसे ही अगर आपका कंफर्म हो तो 120 रुपये चार्ज कर रहे हैं कैंसिलेशन का। और अगर आपका एसी में है तो 160, 260, ऐसे मतलब अलग अलग 240 ऐसे चार्ज हैं। तो मतलब इनका यहाँ पर क्या चल रहा है? मनमानी चल रहा है एक तरीके से आईआरसीटीसी का, क्योंकि इसका कोई कंपटीटर नहीं है। अगर एक कंपनी और होती जिसको अथॉरिटी मिली होती टिकट बुक करने की, तो वो अगर लगा देता कि चलो आईआरसीटीसी 65 चार्ज कर रही है कैंसिलेशन का, हम 50 रुपये ही चार्ज करेंगे या 30 रुपये ही चार्ज करेंगे, तो क्या होता? इसका मतलब प्राइस कंट्रोल का जो पावर है वो थोड़ा सा कम हो जाता। बस बट ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर पावर
टू कंट्रोल प्राइस, मतलब ये अपने प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। जो इन्होंने रेट लगा दिया उसका कोई भी अपोज करने वाला नहीं है। तो ये पॉइंट एक बहुत ज़्यादा इनके क्या कर देता है, मतलब इनका प्रॉफिट बढ़ा देता है। फोर्थ है लॉन्ग टर्म स्टेबल बिजनेस मॉडल। लॉन्ग टर्म स्टेबल बिजनेस मॉडल, लॉन्ग टर्म स्टेबल बिजनेस मॉडल क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब से ऑनलाइन टिकट बुक होना शुरू हुआ, IRCTC ही है जो इसको बुक करती जा रही है। ऐसे ही और कंपनियों की आगे हम बात करेंगे। बट कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, जैसे IRCTC हो गया, इसका 100% मार्केट पे कब्जा है। 100%, कोई दूसरा है ही नहीं जो टिकट बुक करने की अथॉरिटी रखता हो। अगर किसी को टिकट बुक करना भी है, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, या और बहुत सी वेबसाइट हैं जो टिकट बुक करती हैं, उनको इसी के प्लेटफॉर्म का यूज करना है। वो लोग सीधे रिडायरेक्ट करके इसी के थ्रू टिकट बुक करते हैं। तो इसलिए इसका 100% मार्केट कैपिटल हो गया, तो इसका तो प्रॉफिट होना ही होना है। ऐसे ही कुछ और भी कंपनियों का हम बात करेंगे आगे, बट इसको जानने से पहले हम थोड़े इसके रिस्क भी जान लेते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट इज ऑलवेज गोइंग टू विथ सम रिस्क। तो शेयर मार्केट क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क के साथ ही चलता है। कितनी भी अच्छी से अच्छी कंपनियां हो, उसमें भी कुछ रिस्क हो सकता है, बट ये है कि जो अच्छी कंपनियां होगी, अगर कोई रिस्क भी होगा तो उसमें कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। मतलब लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देगा ही। ऐसे हो सकता है कि 1 साल 2 साल आपको वेट करना पड़े, बट अगर आप 10 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको प्रॉफिट होगा ही, अगर कंपनी अच्छी है तो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस यहाँ पे रिस्क क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने नोट डाउन किया हुआ है रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर देखते हैं क्या क्या है इसमें। रिस्क फैक्टर तो नॉट जीरो रिस्क यहाँ हमने लिखा हुआ है, मतलब जीरो रिस्क कभी शेयर मार्केट में होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत रिस्क होता ही है। तो पहला रिस्क क्या है, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। समय समय पे गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी चेंज करती रहती है अपनी। तो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करती है, मान लीजिए वो उस कंपनी के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, बट ये भी रिस्क बहुत कम होता है। क्योंकि वो नॉर्मली ज़्यादातर कंपनियां जो इसमें हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर से ही है। तो बट थोड़ा बहुत रिस्क है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई रूल रेगुलेशन चेंज करती है, जैसे मान लीजिए अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया बजट में कि हम मतलब जैसे मान लीजिए वोटिंग पीरियड आ रहा है, मतलब अगले साल वोट पड़ने वाला है, तो वहाँ पर पब्लिक को कुछ गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है। तो उस रिलैक्सेशन के उसमें उसने बोल दिया कि चलो अभी से हम मतलब टिकट कैंसिलेशन चार्ज खत्म कर रहे हैं या 10 रुपया कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, इस कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस टाइप की अगर कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट चेंज करती है तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। टेक्नोलॉजी शिफ्ट, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उसमें भी थोड़ा सा मतलब कंपनियों को दिक्कत हो सकता है। या कोई टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी किस टाइप का शिफ्ट, जैसे मान लीजिए कोई ओल्ड हमारा टेक्नोलॉजी चल रहा था, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इनको। जैसे इसका एक एग्जांपल नोकिया का देखिए, नोकिया मोबाइल कभी नंबर 1 हुआ करता था, बट उन्होंने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो नियर अबाउट मोबाइल से ख़त्म होती जा रही है। तो उस टाइप से टेक्नोलॉजी का भी कुछ इसमें रिस्क होता है। और एक रिस्क और होता है एंट्री ऑफ स्ट्रांग कॉम्पिटिटर्स। अगर कोई स्ट्रांग कॉम्पिटिटर आ गया, जैसे एशियन पेंट को अभी तक माना जाता था कि एशियन पेंट भी मोनोपोली वाला शेयर है, क्योंकि इसका 70% से ज़्यादा मार्केट ये कैप्चर कर रखा था पेंट इंडस्ट्री में। बट अभी बिरला बिरला और जेएसडब्ल्यू बिरला और जेएसडब्ल्यू दोनों क्या लेके आ रहे हैं, पेंट की बहुत मतलब पेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिरला। बिरला और जेएसडब्ल्यू मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं पेंट की। तो पेंट की जैसे कंपनी अगर इस्टेब्लिश हो रही है, तो इसलिए एशियन पेंट का ग्रोथ थोड़ा सा आने वाले समय में कम होने की संभावना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एंट्री ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स। तो
जैसे JSW को हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, इसका कंपटीटर कौन आ गया, बिरला पेंट एंड JSW पेंट। तो ये कुछ मतलब रिस्क हैं, बट ये रिस्क मतलब उतने ज़्यादा नहीं है जितना और अदर मतलब कंपनीज में होता है। तो इस रिस्क मतलब काफ़ी कम रिस्क है, बेनिफिट इसमें ज़्यादा है मोनोपोली शेयर्स में। तो मोनोपोली शेयर्स मतलब आप लोग रख सकते हैं, बट मोनोपोली शेयर्स में जैसे आप ये देखिए कि इसमें घाटा होने का चांस कम है, मतलब आपका प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा है। तो जहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब जहाँ प्रॉफिट होने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे रेट ऑफ मतलब रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसा अनाप शनाप रिटर्न इसमें नहीं मिलेगा, बट आप लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिलेगा। अब आगे देखते हैं हम इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ कंपनीज, लिस्ट ऑफ मोनोपोली शेयर्स। तो इसमें जैसे हमने एग्जांपल दिया IRCTC, इसका 100% मार्केट में क्या है, हर 100% इसी का कैप्चर कर रखा है इसने मार्केट में। टिकट बुक, रेलवे का, टूरिज्म में जो अलग अलग रेलवे के मतलब टूरिस्ट ट्रेनें चलती हैं, या और भी उसमें कैटरिंग का, वो सब इन्हीं के पास है। तो बट और यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे ये लोग एक मतलब टिकट का कैंसिलेशन चार्ज करते हैं। जबकि मान लीजिए अगर बेटिंग में कोई है, मान लीजिए 100 बेटिंग 200 बेटिंग ट्रेन में चल रहा है, तब भी आपसे कैंसिलेशन चार्ज ले लेंगे। जबकि उस वो सीट कैंसिल होगी, उसको लेने के लिए लाइन में 100 लोग 200 लोग ऑलरेडी खड़े हैं, तब भी ये कैंसिलेशन चार्ज ले लेते हैं। मतलब इनका एकाधिकार है, कोई बोलने वाला ही नहीं है कि मतलब जब अगर आपका कोई सीट ना लेने वाला रहे तब तो आप चार्ज लीजिए। जब आपके 200-300 लोग पीछे सीट लेने के लिए खड़े हैं तो आप कैंसिलेशन चार्ज क्यों लेते हैं इतना ज़्यादा। जैसे अगर आपका कंफर्म सीट है तो 120, 160, 240 बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं। AC फर्स्ट AC का 240 या 260 ऐसे कुछ कैंसिलेशन चार्ज है। CDSL और NSDL, ये दोनों क्या है, ये दोनों डिपोजिटरी है इंडिया में, शेयर इन्हीं के पास रखा रहता है। ये भी इंडियन ये भी मतलब गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, तो शेयर इन्हीं के पास रहता है। CDSL और NSDL। CDSL क्या है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, एंड NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। तो इन दोनों के पास ही जो भी आप शेयर खरीदते हैं वो मतलब इन इलेक्ट्रॉनिक्स फार्म इन्हीं के पास स्टोर होते हैं। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक के पास रहता है, वैसे ही इसमें अगर कोई भी आप शेयर लेते हैं तो वो ब्रोकरेज कंपनियों के पास ना जाके कहाँ पर चला जाता है, CDSL और NSDL के पास। अगर शेयर्स मतलब डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का कैसे रिलेशन होता है, इसके लिए हमने वीडियो बना रखा हुआ है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, मोनोपोली। इसको हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसमें इन्हीं दोनों के अलावा और कोई भी मतलब और कोई तीसरा नहीं है जिसके पास शेयर डिपॉजिट करने की अथॉरिटी हो। इसलिए इन दोनों को भी हम किस में ले रहे हैं, मोनोपोली शेयर में, और इन दोनों ने अच्छा रिटर्न भी दिया है। ये तो भी NSDL तो भी जस्ट लिस्ट हुआ है, और लिस्टिंग के समय भी इसने मतलब अच्छा ही कर रहा है लिस्टिंग के समय से। पीडीलाइट, पीडीलाइट का भी 70% से ज़्यादा मार्केट कैप मतलब मार्केट इसने कैप्चर कर रखा है अपने सेक्टर में। ये कौन सी कंपनी है, ये जो फेविकोल बनाती है। तो फेविकोल में देखा होगा आप लोगों ने, जहाँ भी आप देखेंगे ज़्यादातर पीडीलाइट के ही प्रोडक्ट मिलेंगे। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो HAL क्या करता है, हमारे यहाँ फाइटर प्लेन बना रहा है, तेजस इसी ने बनाया है। और मतलब हेलीकॉप्टर, ये मतलब सेना के लिए हेलीकॉप्टर बनाता है, नॉर्मल हेलीकॉप्टर भी बनाता है, फाइटर प्लेन बनाता है। तो इस टाइप की भी इंडिया में अभी तक केवल यही कंपनी है। कुछ पीछे बात चला था कि अनिल अंबानी कुछ कंपनीज लगाने वाले हैं जो फाइटर प्लेन बनाएगी, बट अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। हिंदुस्तान जिंक, जिंक के मामले में इसकी मोनोपोली चलती है, इसका भी मार्केट कैपिटल मतलब मार्केट इसने भी कैप्चर कर रखा है अच्छा खासा, नियर अबाउट 80% तक। तो ये भी मोनोपोली शेयर में आता है। कोल इंडिया, जितना भी इंडिया में कोल का डिस्ट्रीब्यूशन ये सब होता है, ये सब कोल इंडिया देखता है, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, तो इसको भी मोनोपोली में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं।
आईटीसी, आईटीसी क्या है? इंडियन टोबैको कंपनी, मतलब जो सिगरेट जो लोग यूज करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट बनाने वाली ये क्या है? कंपनी है। इसका भी मार्केट कैपिटल, इसने भी मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ बना के रखी है। नियर अबाउट 80% से ऊपर आईटीसी का ही सिगरेट इंडिया में सेल होता है। आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज क्या है? जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम देखती है, और बहुत से टाइप के एनर्जी, मतलब एक टाइप का ये एक्सचेंज है। तो ये भी क्या है? मोनोपोली शेयर्स में आता है। एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसमें ट्रेडिंग होता है। इस एक्सचेंज में गोल्ड का होता है, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कॉपर, जिंक, और और बाकी काफ़ी टाइप के, मतलब इसमें इस एक्सचेंज के अंतर्गत काफ़ी टाइप की जो मतलब प्रोडक्ट हैं उसका ट्रेडिंग होता है। तो इस टाइप का ये भी मतलब इसका भी मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा है। एक दो इसमें भी हैं जो काफ़ी मतलब अभी मतलब ना के बराबर हैं, तो इसलिए इसको हमने किसमें रखा है? मोनोपोली शेयर्स में। बीएचईएल, बीएचईएल क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये क्या बनाता है? एक टरबाइन बनाता है। तो इलेक्ट्रिकल मतलब टरबाइन से क्या करते हैं? बिजली जो बनाई जाती है बड़े बड़े बांध पे लगा के, उन सब के लिए ये टरबाइन बनाता है। तो ये भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, और ये भी मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ पिछले 5-6 सालों में इसने किया है। तो इस टाइप के जो शेयर्स हैं, जो कि मोनोपोली शेयर हैं, उसको भी मतलब अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, और प्रॉफिट का चांस, अगर लॉस होने का चांसेस कम है तो ऑब्वियस है प्रॉफिट का चांस आपका बढ़ गया। इसमें जैसे जो शेयर हमें अच्छा लग रहा है वो आईआरसीटीसी, एनएसडीएल जो अभी लिस्ट हुआ है, सीडीएसएल भी अच्छा है। ये सब शेयर मतलब काफ़ी अच्छे हैं, जो आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया में भी शेयर मार्केट बढ़ ही रहा है। तो अगर शेयर मार्केट बढ़ता है तो इन दोनों को ऑब्वियस है अच्छा प्रॉफिट होगा, और इसका अच्छा प्रॉफिट होगा तो इनका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो मतलब इन दोनों शेयर, ये मतलब तीनों ही शेयर काफ़ी अच्छे हैं। बाकी इसमें लिस्ट में जितने भी शेयर हैं सारे ही अच्छे हैं। तो मोनोपॉली शेयर आप अपने स्टॉक में रखिए और इसका लाभ उठाइए। तो यहाँ आज हम बात कर रहे हैं मोनोपॉली शेयर्स की। तो मोनोपॉली शेयर्स का हमने बेनिफिट बता दिया, उसके रिस्क बता दिए, क्या क्या उसमें बेनिफिट हैं, क्या क्या रिस्क हैं, और उसमें हमने कम मतलब मोनोपॉली शेयर का लिस्ट बता दिया। अब कुछ शेयर्स का हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें मतलब रिटर्न क्या मिला है, कैसे मिला हुआ है। तो जैसे आईआरसीटीसी का देखते हैं, आईआरसीटीसी शेयर प्राइस। तो यहाँ पर ये देखिए रिटर्न, जैसे अगर हम 6 मंथ में देखते हैं तो 6 मंथ में कोई भी रिटर्न नहीं है। लॉन्ग टर्म में देखते हैं, 1 साल, 1 साल में भी इसने रिटर्न नहीं दिया है। बट 5 साल में अगर हम देखें तो 5 साल में नियर अबाउट 1.66 टाइम्स, 5 ईयर्स में नियर अबाउट 1.66 टाइम्स, मतलब 1.66 गुना हुआ है 5 साल में। तो 5 साल में मतलब ठीक ठाक रिटर्न माना जाएगा इसको। मैक्स में देखते हैं तो मैक्सिमम में भी अभी इसको ज़्यादा दिन हुआ नहीं है लिस्ट हुए, 2019 में लिस्ट हुआ है, तब से वही 3-4 गुना का इसने रिटर्न दिया हुआ है। तो इसमें हमने पहले भी बताया था कि इसमें बहुत अनाप शनाप रिटर्न नहीं मिलेगा, बट एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं सीडीएसएल। सीडीएसएल में देखिए 1 ईयर, 1 ईयर में इसमें भी बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है।
5 साल, बट 5 साल का इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। 5 साल में ये 7.5 गुना से ज़्यादा हुआ है। तो 5 साल में 7.5 गुना, इसका मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और अगर मैक्सिमम में देखते हैं तो मैक्सिमम 2017 से अभी तक, 2017 तो 5 3 8, 8 साल में, नियर 8 साल में 10 11 गुना। तो ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। 11 गुना कोई भी रिटर्न कम नहीं है। तो यहाँ इसका रिटर्न, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर देखिए रिटर्न इसका कितना है, 10.97 टाइम्स, जो कि नियर अबाउट 11 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर इसका रिटर्न जो है CDSL का काफ़ी अच्छा है। ऐसे ही BSC को भी देख सकते हैं। BSC का शेयर भी काफ़ी अच्छा है। मतलब जिस टाइप की कंपनीज बहुत कम है, उस टाइप के शेयर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ BSC हमने लिस्ट में नहीं दिया था, बट यहाँ पर देख लीजिए, एक ही साल में ये 2 गुना लगभग हो गया है। 5 साल में देखिए, अरे 5 साल में तो इसने बहुत बड़ा रिटर्न दिया है। 5 साल में 45 गुना। 5 साल में BSC का रिटर्न 45 टाइम्स, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न है। 5 साल में 45 गुना। मैक्सिमम में देखते हैं, मैक्सिमम में 20 गुना, जो कि 2017 से लिस्ट है। मतलब 8 साल में 20 गुना, और पिछले 5 सालों में BSC ने बहुत बड़ा रिटर्न दिया है। तो इन सब टाइप के शेयर्स को आप देख सकते हैं। BSC को भी हमने इसलिए ले लिया क्योंकि NSE और BSC दो ही इस टाइप की कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज, मतलब शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करवाती हैं, जिसमें NSE अभी लिस्ट नहीं है, लिस्ट होने वाला है, और BSC ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। ऐसे ही अगर हम NSDL की बात करें, जो NSDL अभी आया था, एन एस जिसका भी जल्दी में IPO आया है। तो इसमें अभी तो एक ही मंथ हुआ भी नहीं, 28% का रिटर्न दिखा रहा है अभी। मतलब 4 5 दिन ही हुआ है, 5 दिन में 21% दिखा रहा है। तो ये भी मतलब जब से ये कम मतलब लिस्ट हुआ है, तब से अच्छा खासा इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। मतलब शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छा इसका रेट इंक्रीज कर रहा है। और ITC देख लेते हैं। ITC, ITC तो ये भी 1 साल में इसने रिटर्न नहीं दिया है, बट 5 साल का देखते हैं तो 5 साल में 1.1 टाइम्स, मतलब 1 गुना डबल से ज़्यादा हुआ है 5 साल में। बट मैक्सिमम में इसका देखेंगे तो रिटर्न काफ़ी अच्छा है। ये कहाँ से है, 1999, 1999 से अब तक। तो 1999 से अब तक नियर अबाउट 23.5 गुना, ये यहाँ पर देखिए 23.5 गुना हुआ है। तो अच्छा ही रिटर्न है। 26 27 साल में 23 24 टाइम्स बढ़ गया है। तो इस टाइप से मतलब जो भी हमने बात किया मोनोपोली कंपनीज के, वो उस शेयर का रिटर्न, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हमने जो मिले, जो हमारा पिछला वाला वीडियो था कि जो ज़्यादा दिखे उसको खरीद लो, तो उसमें जो शेयर्स के हमने एग्जांपल लिए थे उसके बहुत ज़्यादा रिटर्न थे। जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, इन सब कंपनियों के बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न थे। बट इन सब टाइप की कंपनियों में हल्का सा रिस्क भी होता है। बट इसमें मतलब मोनोपोली शेयर्स में रिस्क कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो है रिटर्न भी थोड़ा सा कम है, लेकिन तब भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। ऐसा कोई कम भी रिटर्न नहीं है। तो जैसे MCX में देख लेते हैं। MCX का हमने बात किया था, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 1 साल में 91%, नियर अबाउट 1 गुना बढ़ा हुआ है 1 साल में। 5 साल में 4 गुना, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है 5 साल में भी। और मैक्सिमम में 5.5 गुना का भी लिस्ट हुआ था 2012 में।
तो इसका भी रिटर्न अच्छा ठीक ठाक है, कोई ख़राब रिटर्न नहीं है। पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न है। पिछले 5 साल में 4 गुना बढ़ा हुआ है। पिछले 5 साल में 4 गुना। तो इस टाइप से मतलब जो हमने डिस्कस किया मोनोपोली शेयर्स, तो उसका हमने यहाँ पे रिटर्न भी चेक कर लिया कि मोनोपोली शेयर्स के रिटर्न कैसे हैं। तो रिटर्न भी उसके काफ़ी अच्छे हैं। कुछ कंपनी मतलब ज़्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जो 5 साल में डबल से ज़्यादा हो गई हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो 5 साल में 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना ऐसे हुई हैं। और लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न इन कंपनियों का रहा है। तो आप लोगों को मोनोपोली शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आने वाले समय में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बट ये मेरा बट शेयर खरीदने से पहले आप लोग अपने पर्सनल जो भी आपके एडवाइज़र हों उनसे आप कंसल्ट करके उसके बाद ही शेयर खरीदिए, क्योंकि शेयर में हमेशा थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है। तो अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है तो केवल मेरे कहने से आपको नहीं लेना है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आपको अपने एडवाइज़र से बात करके ही शेयर लेना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इससे बेनिफिट हो रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।